अक्षय कुमार की हालिया रिलीज होने वाली फिल्म जो कि हिंदुस्तान की तारीख पर बनी है, इसमें एक बार फिर से देशभक्ति को इस्तेमाल करते हुए लोगों के जज्बात से खूब पैसा कमाने की कोशिश की गई है, जो कि नई बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी आप इस शख्स की जितनी मर्जी फिल्म्स उठाकर देख लें, ऑलमोस्ट सभी के अंदर आपको एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता नजर आएगा कि झूठी कहानियाँ और देशभक्ति पर बनी फिल्म के अंदर हकायक को बिल्कुल सिरे से बदल देना, जिसमें जरूर एक हिंदुस्तानी राजा हीरो होगा और मुसलमान या कोई मुसलमान लीडर एक विलन। आगे की कहानी का आप खुद ही अंदाजा लगा लें। और बिल्कुल यही फार्मूला एक बार फिर से इसी फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया गया और हद तो ये हो गई है कि असल तारीख के अंदर जहाँ पर एक हिस्टोरियन ने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की मौत सन 1192 में हुई थी और शहाबुद्दीन गौरी की 1206 में, लेकिन फिल्म की कहानी में अक्षय कुमार और पृथ्वीराज चौहान शहाबुद्दीन गौरी को अपनी मौत के दिन कत्ल कर देता है। कोई सेंस हो, ग्रेविटी हो या फिर कोई कहानी, ये सब कुछ आपको आज बॉलीवुड के अंदर बिल्कुल नापैद मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ व्हाट्सएप पर जो स्क्रिप्ट शेयर होते हैं इसी को उठाकर कहानी बना देते हैं। जिस जंग का फिल्म में जिक्र है यानी बैटल ऑफ ट्रेन, जो कि 1192 में आज से तकरीबन 800 साल पहले लड़ी गई, अब जाकर फाइनली पृथ्वीराज ने फिल्म के अंदर अपनी मौत का बदला शहाबुद्दीन गौरी से ले लिया है। अगर ये कोई स्क्रिप्ट होता जो कि किसी राइटर ने लिखा है तो फिर तो ठीक था, लेकिन ये हिस्ट्री पर बनी हुई फिल्म है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई छेड़छाड़ या चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। टैक्स फ्री हो रही हैं, जबकि किताबों और तालीम पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अगर इस फिल्म को साइंस फिक्शन की कैटेगरी के अंदर डाल दें तो फिर तो इंसाफ है, लेकिन ये तारीख पर बनी हुई तारीख के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं करती। इसलिए अगर आप इस फिल्म को देखने का सोच रहे हैं और हिस्ट्री का थोड़ा सा भी इल्म रखते हैं तो इसको देखकर आपके जज्बात भी कुछ ऐसे होंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। और यही वजह है कि बीजेपी के लीडर इसे खुद प्रमोट कर रहे हैं। तारीख को लेकर ये इतना सीरियस है कि इनका मकसद सिर्फ एक ही है। फिल्म डायरेक्टर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं और इनका दावा है कि इस फिल्म को बनाने से पहले इस पर इन्होंने 18 साल तक मुसलसल रिसर्च की। नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि अक्षय कुमार ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है। ये फार्मूला एक लंबे अरसे तक काम तो करता रहा, मगर अब ये तरीके काम नहीं करते, खास तौर पर ऐसी बिना सर पैर के, बिना कहानी और बेकार डायरेक्शन वाली फिल्म के मुकाबले में जब सिनेमा के अंदर कोई हॉलीवुड या साउथ इंडिया की कोई फिल्म लगी हो। इन बेकार फिल्मों पर अब कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहता और यही वजह है कि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। अक्षय कुमार और संजय दत्त की स्टार कास्ट के बावजूद भी कुवैत और ओमान जैसे मुस्लिम मुल्कों ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है। इवन के इंडिया के खुद के न्यूज चैनल भी इसे एक बेकार और वाहियात फिल्म बताकर इसे एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देशभक्ति का मंजन मजीद नहीं बिक सकता। ये एक्टर्स ऐसी फिल्म जानबूझकर सिर्फ अपने आप को हिट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए जानबूझकर करते हैं, ताकि इनके फ्लॉप होने के चांसेस कम से कम हो, जिससे वो बहुत सारा माल भी कमा सकें। याद रहे कि ये वही शख्स है जिसने पैसों की खातिर विमल पान मसाला का ऐड भी किया, और जब पब्लिक का प्रेशर आया कि तुम तो पैसों की खातिर कैंसर को प्रमोट करने वाली छालियों के भी ऐड कर रहे हो, क्या तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड या कोई एथिकल वैल्यू बिल्कुल नहीं है? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जिस पर इस शख्स ने सिर्फ माफी मांगी कि आज के बाद मैं इस तरह के ऐड नहीं करूंगा, लेकिन ना तो इस ऐड को रुकवाया और ना ही इनका पैसा वापस किया। हालांकि ये चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन इतनी मोटी रकम को भला कौन छोड़ता है? ये लोग सिर्फ पैसे के पुजारी हैं। अवाम की सोच, जज्बात और कहानी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोगों के अंदर अब इस मुतालिक शऊर आ चुका है, और इसलिए वीडियो के आखिर के अंदर मैं आपसे गुड न्यूज़ भी शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान से मेरा क्या रिश्ता है। लेकिन इससे पहले हम तारीख की असल कहानी को जान लेते हैं, जिस पर इस फिल्म की मुकम्मल कहानी बेस करती है और इसमें हकायक के नाम पर क्या ब्लंडर मारे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैप पर आप हिंदुस्तान की हरियाणा रियासत के तरोरी शहर को देख रहे हैं और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के दरमियान दो बड़ी खूनरेज जंगें लड़ी गई, जिन्होंने अब तक बड़े सगीर पाको हिंद की सरजमीन पर अपने असरात छोड़े हैं। 1191 के अंदर हिंदुस्तान का नक्शा इतनी रियासतों के अंदर बटा हुआ था, लेकिन इनके साथ जो रियासत आपको नजर आ रही है ये गौरी सल्तनत थी, जिसमें मौजूदा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका शामिल था और इसके हुक्मरान थे शहाबुद्दीन गौरी। इनकी सल्तनत वक्त के साथ साथ फैलती रही। अब नॉर्थ इंडिया और चौहान सल्तनत की सरहदें क्योंकि इस गौरी सल्तनत से मिलती थी, इसलिए शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए कई बार इन इलाकों पर छोटे मोटे हमले किए, जो तकरीबन 11 के करीब बताए जाते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान को हासिल करने के लिए उन्होंने दो बड़ी जंगें लड़ी, जिन्हें बैटल ऑफ ट्रेन 1 और 2 के नाम से जाना जाता है।
लेकिन इस जंग में सबसे बड़ी रुकावट थी पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने या तो अपने आसपास की रियासतों को हराकर या इनसे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करके अपनी चौहान सल्तनत को बड़ा कर रखा था, जो कि अपने पीक पर इतना ज्यादा फैल गया था। शहाबुद्दीन गौरी ने इस जंग की शुरुआत बठिंडा के अंदर मौजूद एक बहुत ही अहम किले पर कब्जा करके कर दी थी और इसके बाद वो आगे बढ़े ट्रेन की पहली जंग की तरफ, जहां पर इनका मुकाबला पृथ्वीराज चौहान की फौज से होना था। शहाबुद्दीन गौरी की फौज थी 20,000 से लेकर 25,000 तक, जिसमें ज्यादातर तीरंदाज घुड़सवार थे। इसी फौज की वजह से वो ज्यादातर जंगें जीते भी थे। ऐसी यूनिक तकनीक जिसे मंगोलों ने भी जंग के अंदर अपनाया था कि घोड़े पर बैठकर आगे और पीछे की तरफ तीर चलाना, जबकि पृथ्वीराज की फौज इससे डबल थी, यानी 50,000, जिसमें घुड़सवार, तीरंदाज और बहुत से हाथी और जंगी सामान भी शामिल था। शहाबुद्दीन गौरी को अपने इन्हीं घुड़सवारों पर इतना यकीन था कि वो अपने से डबल फौज के साथ भी जंग में कूद पड़े, जो कि इनका सरासर जज्बाती फैसला या बेवकूफ़ी थी, क्योंकि ये घुड़सवार तभी फायदेमंद हो सकते थे जब जंग के अंदर फौज बिखरी हुई हो, जबकि पृथ्वीराज की फौज काफी मुनज़्ज़म थी और एक साथ तरतीब के अंदर मौजूद थी, जो इन तीरंदाजों के हमलों को एक साथ मिलकर रोक पाई। यहाँ पर पृथ्वीराज की फौज का भी काफी जानी नुकसान हुआ, मगर इतना ज्यादा नहीं जितना शहाबुद्दीन ने सोचा था। इसके बाद डायरेक्ट इनकी फौज ने हमला किया तो शहाबुद्दीन की फौज के अंदर मौजूद कई सरदार और सिपाही इन्हें छोड़कर यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन शहाबुद्दीन ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी फौज के आगे जाकर लड़ने का फैसला किया। इसी दौरान पृथ्वीराज का भाई गोविंद रॉय, जो इस जंग में शामिल था, इसने एक भाले से शहाबुद्दीन पर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए, या यूं कहें कि अधमरे होकर रह गए। इसी दौरान इनकी फौज के एक तुर्किश सिपाही ने इन्हें यहाँ से उठाकर अपने घोड़े पर बिठाया और अपने साथ ले गया, और अगर ऐसा ना होता तो शायद अपने जख्मों की वजह से वो उसी दिन वहीं पर मर जाते। यूं ट्रेन की पहली जंग शहाबुद्दीन गौरी बुरी तरह से हार गए और वापस अफगानिस्तान के इलाके में आ गए। पृथ्वीराज की फौज इनका पीछा करके इन्हें यहीं पर मारना चाहती थी, मगर शहाबुद्दीन की फौज के घोड़े बहुत ही आला नस्ल के और तेज रफ्तार थे, जिनका मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। शहाबुद्दीन ने इस शिकस्त को और बेइज्जती को दिल पर लिख लिया और कसम खाई कि जब तक इस शिकस्त का बदला ना ले लूं, ये जंग का लिबास नहीं उतारूंगा, किसी औरत से नहीं मिलूंगा, ना नरम बिस्तर पर सोऊंगा, ताकि हर लम्हा मुझे इस शिकस्त का एहसास दिलवाता रहे। 1 साल तक उन्होंने मुसलसल तैयारी की और 1.5 लाख की तरबियत याफ्ता फौज को फिर से इकट्ठा किया, जबकि दूसरी तरफ पृथ्वीराज प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर रियासत के मामलात से गाफिल होने लगे। उन्होंने गढ़वाल सल्तनत के राजा जयपाल की बेटी को जबरदस्ती उठाकर इससे मोहब्बत की शादी कर ली थी, और ये गढ़वाल सल्तनत चौहान सल्तनत के पीछे मौजूद थी। अगर इन दोनों की आपस में दुश्मनी हो जाती तो एक तरफ से शहाबुद्दीन और दूसरी तरफ से गढ़वाल सल्तनत के बीच में चौहान सल्तनत की फौज फंस कर रह जाती, एक साथ इन दोनों से ना लड़ पाती। इस टाइम के अंदर इनका चौहान अंपायर भी बहुत ज्यादा फैल चुका था और बठिंडा का किला भी जो शहाबुद्दीन ने हासिल किया था वो भी वापस ले लिया था। इससे पहले की ट्रेन की पहली जंग के अंदर हमने जाना था कि पृथ्वीराज की मदद इसके आसपास की रियासतों ने की थी अपनी फौज और असले की सूरत में, मगर इस बार गढ़वाल सल्तनत जो कि ससुराल था पृथ्वीराज का, इसने मदद करने से इनकार कर दिया। फिर वक्त आया सन 1192 का, यानी 1192 का। पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को यह पैगाम भेजा कि जैसे तुम्हें पहले शिकस्त दी है, आज भी तुम्हें वैसे शिकस्त होगी, क्योंकि मेरी फौज आज भी तुम्हारी फौज से 2 गुना यानी 3 लाख की है। बिला वजह लोगों का खून बहेगा, इसीलिए अगर इस जंग को छोड़कर वापस चले जाओ तो तुम्हें जान की अमान है, क्योंकि तुम जीत तो बिल्कुल नहीं सकते। शहाबुद्दीन ने तकब्बुर से भरा हुआ खत पढ़ा तो उसका जवाब दिया कि मुझे अपने भाई से मशवरा करना है, जो कि इस वक्त गौरी सल्तनत पर मौजूद है। पृथ्वीराज ने इस जवाब को शहाबुद्दीन की हार समझ लिया और तमाम फौज रात भर रक्स और शबाब और शराब के नशे में मस्त रही, और देखते ही देखते सुबह की रोशनी निकलने से पहले शहाबुद्दीन गौरी ने इस गाफिल फौज पर हमला करके इसे वो इबरतनाक शिकस्त दी कि पूरा दिन सुबह से शाम तक जंग चली। शहाबुद्दीन ने मुख्तलिफ किनारों से हमला करके पृथ्वीराज की फौज को टुकड़ों में तोड़ दिया। हाथियों की बड़ी तादाद मर जाने की वजह से फौज कमजोर होना शुरू हो गई। पृथ्वीराज ने फौज का मोराल बढ़ाने के लिए वही गलती की जो कि शहाबुद्दीन ने की थी, यानी फौज के आगे आकर लड़ने लगे, लेकिन इसी दौरान शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने इन्हें पकड़कर कैद कर लिया और अपने साथ अफगानिस्तान साथ ले जाकर या तो इन्हें कत्ल कर दिया या कैद खाने में ही इनकी मौत हो गई। और यूं ये जंग शहाबुद्दीन गौरी ने जीतकर हिंदुस्तान की सरजमीन के एक बड़े हिस्से को गौरी सल्तनत के अंदर शामिल कर लिया, जो कि 1215 तक इसी तरह से कायम रहा, जबकि शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा आज भी पाकिस्तान के शहर जेलम की डिस्ट्रिक्ट दीमक में मौजूद है। इस जंग की वजह से पूरी बरे सगीर की तारीख ही बदल गई, क्योंकि इसके बाद कई हुक्मरानों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला करके इस पर कब्जा किया, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल है मुगल।
अगर ऐसा ना होता तो आज का हिंदुस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ होता, क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तान पर जितने भी हमले हुए, जंग जीतने के बाद ये हुक्मरान अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने पहली बार जंग जीतने के बाद इस इलाके को अपनी रियासत में शामिल किया। आज भी इस जंग के असरात इंडिया पाकिस्तान की सरजमीन पर इतने हैं कि एक तरफ तो इंडिया पृथ्वी मिसाइल बनाता है, तो इसके जवाब में पाकिस्तान गौरी मिसाइल। फिल्म के प्रोपेगेंडा में ये दिखाया गया है कि शहाबुद्दीन गौरी जब पृथ्वीराज को अफगानिस्तान लेकर आए तो इन्हें अंधा बना दिया और इन्हें शेरों से लड़वाया, और देखते ही देखते पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़े मैदान में 3 शेरों को बिना देखे मार भी दिया। पता नहीं ये सब देखने के लिए कौन सा हिस्टोरियन वहाँ पर मौजूद था। मजीद ये कि शहाबुद्दीन गौरी की बीवी एक नाचने वाली औरत थी जो कि अपने देवर मीर हुसैन के साथ भागकर पृथ्वीराज चौहान की पनाह में आ गए, और इसी भाई को शहाबुद्दीन के हवाले ना करने पर इसने ये बैटल ऑफ ट्रेन की पहली जंग को शुरू किया था। और दूसरी जंग इसलिए की थी क्योंकि गढ़वाल के राजा यानी पृथ्वीराज के ससुर ने शहाबुद्दीन गौरी को ये खत लिखा था कि अगर तुम पृथ्वीराज को पकड़कर मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें बेतहाशा दौलत दूंगा। इसीलिए उन्होंने पृथ्वीराज का साथ भी नहीं दिया, और इसीलिए पृथ्वीराज ये जंग जीत नहीं सके। इसके अलावा फिल्म का क्लाइमेक्स ये भी है कि कैद के दौरान शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कहते हैं कि तुम्हें 7 तीर दिए जाएंगे और 7 घुड़सवार तुम्हारे आसपास आएंगे, अगर तुमने एक को भी मार दिया तो तुम आजाद हो। जबकि इसके जवाब में पृथ्वीराज कहते हैं कि मुझे सिर्फ 1 तीर चाहिए और 1 घुड़सवार जो कि खुद शहाबुद्दीन गौरी हो। शहाबुद्दीन गौरी अपने घोड़े पर सवार होकर जब इसकी तरफ बढ़ते हैं तो एक ही वार के अंदर पृथ्वीराज इसे कत्ल कर देते हैं, और ये सब देखकर शहाबुद्दीन की फौज तीरों से पृथ्वीराज को छलनी करके मार देती है। यानी फिल्म के मुताबिक ये दोनों लोग एक ही जगह पर एक ही दिन मर जाते हैं, जबकि असल में इन दोनों की मौत के अंदर अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि असल में पृथ्वीराज चौहान की मौत सन 1192 के अंदर हुई थी, जबकि शहाबुद्दीन गौरी की 1206 में, जब कुछ बागियों ने इनके खेमे के अंदर घुसकर इन्हें सोते हुए कत्ल कर दिया। ये सच है कि पृथ्वीराज अपने वतन से मोहब्बत करने वाले, इस पर जान देने से ना डरने वाले एक बहादुर और रसूल पसंद इंसान थे, मगर इन फिल्म्स की आड़ में मुसलमानों को विलन दिखाने के लिए खुद साख्ता कहानियों को शामिल करना और प्रोपेगेंडा करना उस वक्त के अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात अपने अरूज पर हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। राजपूत जो कि हिंदुस्तान के अंदर एक लड़ाका और जंगजू नस्ल समझी जाती है, और हिंदुस्तान के लोग ये समझते थे कि इन लोगों को खुदा ने पैदा ही सरजमीन की हिफाजत के लिए किया है। इसी राजपूत नस्ल की एक सबसे बड़ी शाख का नाम है चौहान, जिससे पृथ्वीराज चौहान का ताल्लुक था। पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त के बाद चौहान खानदान बिखर गया, जिसने इस्लाम कबूल किया और पार्टीशन के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। इसी चौहान खानदान की एक सब कास्ट का नाम है सहू, जो कि लफ्ज़ साहू से निकला है। इसका मतलब होता है मालदार या जागीरदार। इसीलिए आपने अक्सर ये मिसाल सुनी होगी कि ये तो बड़ा साहूकार बना फिरता है, यानी अपने आप को बड़ा जागीरदार समझता है। और मेरी कास्ट भी सहू है, यानी पृथ्वीराज मेरे 4 फादर्स में से थे। मौलाना तारिक जमील साहब की भी यही कास्ट है और वो हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छी बात और गुड न्यूज़ ये है कि मुसलमान अब इस प्रोपेगेंडा का जवाब इन्हीं की ज़बान के अंदर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इन्हें शऊर आ चुका है कि मीडिया वार फिल्म्स के जरिए कैसे नौजवान नस्ल की ज़ेन साजी करती है। इसीलिए पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की लाइफ पर एक मुकम्मल हकायक पर मबनी मुकम्मल फिल्म बना रहे हैं। इस्लामी हीरोज मसलन बाबर की तारीख पर भी पाकिस्तान एक फिल्म बनाने वाला है, जिसमें असल तारीखी हकायक दिखाए जाएंगे जिनको दहाइयों से भारत अपनी फिल्मों के अंदर मस्त करता चला रहा है, लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।